वी आर ऑन दिस चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो कह रहा है अर्थ का जो टोटल परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेयर है, वो कह रहा है 99% ऑफ द अर्थ का मास जो है दैट इज इन द फर्स्ट 32 किलोमीटर। तो फर्स्ट टू वर्ड्स दैट यू शुड नो इज दैट 99% ऑफ द टोटल मास इज इन द फर्स्ट 32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो आएगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस क्वेश्चन इज हियर, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बुक में आपके पहले लिखा हुआ है, आपने सिर्फ लिखना है डिस्क्राइब द। एक क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इट इज नियरली 32 किलोमीटर्स। अब वो कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, वो कह रहा है ऑक्सीजन। आप देखते हैं जब हम अर्थ में ऊपर जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाती है, एंड एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर देयर इज नो ऑक्सीजन लेफ्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर पे जाके खत्म हो जाती है। ओके, यस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज द हाइट एट विच ऑक्सीजन गेट्स ओवर या कंप्लीट देयर इज नो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, then you will say 120 kilometers. And if they say what is the height at which carbon dioxide and water vapor is not existing, then it will be 90 kilometers. Yeah, so give me a minute. So what do we see? That carbon dioxide is meteorologically very important gas. Here it is written that carbon dioxide is meteorologically very important gas, and further what we find that if carbon dioxide is meteorologically important, तो वो क्यों है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया। And what is the question? If you can see it is explain the role of carbon dioxide in atmosphere. तो वो कहता है कि इसके अंदर सन की रेज आ तो सकती हैं, the rays of the sun can enter inside but they cannot go out. Why? Because the rays that are coming from the sun, they are coming as short waves, sorry, and when the rays are going out from the earth, they are going out as long waves. तो जो शॉर्ट वेव्स होती हैं वो अंदर आ जाती हैं और लॉन्ग वेव्स जो हैं वो बाहर नहीं जा पाती, और इस इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट? सो आई कार्बन डाइऑक्साइड को मेट्रोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों बोला? उसने कहा कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है वो आराम से आ जाती हैं, है ना? जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसको कहते हैं इंसोलेशन, और जो इंसोलेशन है वो अंदर आ जाती है, मगर बाहर जो निकलने वाली रेज होती है उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो वो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो बाहर नहीं निकलने देती, वो पास पास आती हैं, और जो अर्थ में से निकलती हैं रेज वो ऐसे निकलती हैं, बड़ी बड़ी गैप। तो उनका बीच में जो गैप है दोनों एरियाज के बीच में वो ज्यादा है, और इसमें आप देखो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में कम है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो माय ड्राइंग इज वेरी वेरी बैड, आई नो, तो आई विल रिमूव दिस एंड या सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो आने में सन से जो आ रही है इंसोलेशन वो कहती है शॉर्ट वेव्स, और जो अर्थ में से निकल रही होती हैं वो निकलती है लॉन्ग वेव्स। तो लॉन्ग वेव्स को वो बाहर नहीं निकलने देता, तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। समझ में? तो वी हैव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब now we will go further, and what we will try to understand is the concept of ozone layer depletion. So what do I see that यहाँ पर वो कह रहा है कि what is ozone? वो कह रहा है ozone is an other important component of the earth, of the atmosphere, found in 10 to, अब ozone कहाँ पर पाया जा रहा है? Yeah, so where is ozone found? What we see, it is present from 10 to 15 kilometers. So 10 to 50 किलोमीटर्स, है ना? एंड वो क्या होता है, ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है? अगर आप देखो एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे नीचे तो हमने देखा जो शुरू से गैस पाई जा रही है, अगर स्टार्टिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में देखें तो हमने पढ़ा 90 किलोमीटर तक क्या पाया जा रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जा रही थी, मगर 90 के बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती, नहीं पाया जाता 120 पे, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कितने पे नहीं पाया जाता? 90 पे नहीं पाया जाता। तो उसके बाद अगर हम देखें
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे को समझ में आ गया. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि अगर सन की रेज अर्थ में आ रही हैं तो वो जो है वो बाद में उसमें से बाहर नहीं निकल पा रही, तो वो कैप्चर कर रहा है. तो ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो एक क्वेश्चन यहां पर भी आ सकता है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ओजोन. तो ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है. अर्थ के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, और उनमें से एक लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, वो अभी आप पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद. तो उसमें वो स्ट्रेटोस्फीयर के बाद जो आता है उसमें वो कहता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है उनको वो कैप्चर कर लेता है. इसका फॉर्मूला होता है O3, और ये जो O3 होता है ये किसको कैप्चर कर लेता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को कैप्चर कर लेता है. अंडरस्टूड. तो ओजोन लेयर एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया. या सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज वाटर वेपर. सो में हमने देखा कि ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है वो है वाटर वेपर. एंड व्हाट डू वी फाइंड इन अंडर द हेडिंग ऑफ वाटर वेपर कि इट्स अ वेरिएबल गैस. मतलब हर जगह पे एक अमाउंट नहीं होता वाटर वेपर का. सर्दियां होती हैं, बारिश होती है जिस समय, तो वाटर वेपर ज्यादा होता है, और जितना ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में उतना वाटर वेपर कम हो जाता है. ज्यादातर मैक्सिमम अगर पाया जाएगा तो 4% पाया जाएगा ऑफ बाय वॉल्यूम. अब मतलब 4% बाय वॉल्यूम इतना होता है, काफी ज्यादा होता है. ठीक है. और जहां पर पानी कम होता है वहां पर ये 1% तक पहुंच जाता है. तो मतलब अगर क्वेश्चन है मोस्ट वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आंसर आएगा वाटर वेपर. ठीक है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर व्हाट सेव्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर आएगा ओजोन. ओके. तो दैट आल्सो आई हैव मार्क्ड. राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज. वो कहता है डस्ट. डस्ट के अंदर व्हाट इज इंक्लूडेड इन डस्ट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. वो कह रहा है डस्ट कहां से आ रही है. कह रहा है एटमॉस्फेयर में कुछ हार्ड पार्टिकल्स हैं, है ना, जो इंक्लूड करते हैं सी सॉल्ट, सॉइल, स्मोक, एश, पॉलन, डस्ट एंड डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स. मतलब जो भी चीजें धूल बन गई चुकी है उसको डस्ट बोलते हैं. धूल को इंग्लिश में डस्ट बोलते हैं. और डस्ट जो होती है वो किसी चीज के जलने से भी बन सकता है, पॉलन ग्रेन से भी बन सकता है ना. और करंट्स जो होते हैं वो इसको बहुत ऊपर तक ले जाते हैं. कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं कि तेजी से हवा ऊपर उठती है, उसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स. और हम क्या कहते हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पानी जमा हो जाता है और उससे बारिश होती है. इस कंसेप्ट को मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि आप देखो पानी कैसे जमा हो जाता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो कहता है कि हाँ, कि जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर बर्फ जम जाती थी पुराने जमाने के, तो आज के फ्रिज में तो नहीं जमती इस तरीके से, मगर वो किसके ऊपर जम जाती थी? फ्रिज की बॉडी के ऊपर, जो ऊपर बर्फ वाला एरिया होता था. उसी तरीके से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के ऊपर जो पानी है वो जाके बैठ जाता है. क्योंकि पानी उस डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बैठ जाता है तो इसीलिए उनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज कहते हैं. समझ में? तो फर्दर वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को अगर हमें समझना है तो इससे पहले कि हम उसे समझाएं, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल शो इट टू यू. है क्या होता है कि सबसे नीचे की जो लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर. आपकी बुक में भी दिख रहा होगा ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होती है उसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर. अब जहां पर ये खत्म होते हैं तो उस पर ट्रोपोपॉज वर्ड आ जाता है. जहां पर स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होता है स्ट्रेटोपॉज आ जाता है. जहां पर मीजोस्फेयर खत्म होता है मीजोपॉज आ जाता है. और जहां थर्टस्मीत नाम है, TSMTE, टस्मिट. तो आप इसे कोने में लिख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा. सबसे नीचे कौन सा? ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. अब ट्रोपोस्फेयर जो होता है उसको हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले वाली लेयर को स्टडी करना शुरू करते हैं. लेट्स ट्राई टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. वो कहता है कि ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप देखो यहां पर देख लीजिए, यहीं पर अपनी बुक में लिख भी सकते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कितने पार्ट्स में? वो 5 पार्ट में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. अब जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर लोएस्ट लेयर है और उसकी जो हाइट है वो इट इज नॉट द सेम एवरीवेयर.
ट्रोपोस्फेयर की हाइट सेम नहीं है, इट इज 13 किलोमीटर एट वन प्लेस एंड 8 18 किलोमीटर एट द अदर प्लेस। इक्वेटर पे उसकी हाइट ज्यादा है, और जो आप देखें वो कह रहा है ना, एट पोल्स इट इज 8 किलोमीटर्स एंड 18 किलोमीटर्स एट इक्वेटर। तो मतलब इक्वेटर पे ऊंचा, पोल्स पे नीचा, और एवरेज हाइट उसकी क्या है, 13 किलोमीटर्स। तो इन तीनों वर्ड्स को हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए। तो एक तो हो गया उसकी एवरेज हाइट। तो अगर हम सिर्फ ये मेन मेन वर्ड्स याद कर लें तो वी विल बी एबल टू आंसर इन द पेपर के वहां पे उसकी एवरेज हाइट कितनी है ना। और 8 किलोमीटर्स है वो कहाँ, नियर द इक्वेटर, एंड 80 किलोमीटर नियर द सॉरी 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर नियर द पोल्स। तो ये भी हमारे को समझ में आ गया, है ना। अब वो कह रहे हैं इसकी हाइट क्यों वेरी करती है, एक तरफ 18 एक तरफ 8। तो अगर हम देखें तो इक्वेटर के पास गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी के मारे हवाएं ऊपर उठती हैं, और जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेटर हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। तो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स जो हैं, कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं वो सीधे ऊपर उठते हैं, ऐसे करके यूं ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं। तो जब वो ऊपर जाते हैं तो वो पूरे पूरे इक्वेटर के पास, आप देखो, ये सोचो, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री दिखाया ना उसने। तो ये उसने बताया यहां पर उसने, तो जो भी उसकी हाइट होगी इक्वेटर के पास, वो आप देखेंगे कि मैं एनोटेट करके दिखाता हूं। एंड यस, हाँ, तो इक्वेटर के पास वो ज्यादा ऊंचा है, और पोल्स के पास वो थोड़ा कम ऊंचा है, हाइट उसकी कम है, राइट। सो इस चीज को आप समझ लीजिए। और जितना हम ऊपर जाते हैं अर्थ में, ये एक अर्थ का और करेक्टर है कि हम जितना ऊपर जाते हैं अर्थ में, उतना क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता रहता है। तो यहां पर द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर जैसे कम होता है उसको हम देखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ हाइट, जो है वो कम हो जाता है। और जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है, ये देखो यहां पर उसने एक जगह दिखाई है कि ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाता है, तो उस जगह को हम देखते हैं, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। कहते हैं द जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, सो अभी मैं कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में बताता हूँ। कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं वो करंट्स होते हैं जो अर्थ के ऊपर से उठते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स के लिए वी विल शो यू अ वीडियो आल्सो, because you are finding it a problem. It's a very easy thing anyway, but how do I draw it, that's a issue. What I'll do, I'll try to draw it out and show it to you what is convectional current. um, See, it's something like this. uh, जैसे कि वेट, अर्थ के ऊपर से ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर की साइड पे गर्मी ज्यादा होगी तो हवाएं ज्यादा ऊंचे उठेंगी। पोल्स की साइड बहुत ही गर्मी कम होगी तो हवाएं नीचे को गिरेंगी। तो ये जो ऊपर को उठने वाली करंट होता है इसको कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं। Ask, entertain your question then. Okay, so I'm clearing all drawing that I have made now. We were on stratosphere. तो what do I find that what is stratosphere? वो कहता है stratosphere ट्रोपोस्फेयर के खत्म होने पे एक लेयर आती है जिसका नाम होता है स्ट्रेटो ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज के बाद आया स्ट्रेटोस्फेयर। अब इस स्ट्रेटोस्फेयर में अपनी बुक्स में यू हैव टू राइट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या है, O3। यहां पर आप लिख लीजिए O3, राइट। एंड देन व्हाट डज इट सेज कि ओजोन लेयर हैज गॉट अल्ट्रा has the capacity to attract ultraviolet radiation। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वो रोक लेती है, क्योंकि अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे ऊपर आ जाए तो स्किन कैंसर वगैरह हो जाता है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है
तो आपने ओजोन होल का नाम सुना होगा, दैट ऑल्सो इज अ कॉज ऑफ a lot of problems. So we have understood this concept of ozone layer, and where is ozone layer present? Ozone layer is present in stratosphere. अब उसके बाद आता है मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर को अगर आप देखो, मीजोस्फेयर शुरू होता है मीजोपॉज पे खत्म हो जाता है. तो मीजोस्फेयर में क्या होते हैं, जैसे ओजोन पाए गए थे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ऑफ द मीजोपॉज, तो मीजोपॉज के बाद आ रहा है आयनोस्फेयर. तो मीजोस्फेयर में हम देख रहे हैं कि इसमें भी हाइट वो कर रहा है. मीजोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. Once again the temperature starts decreasing with increasing altitude and reaches up to minus 100 degrees Celsius at the height of 80 kilometer. The upper limit of mesosphere is called as mesopause. तो जहां पर मीजोस्फेयर खत्म होगा मीजोपॉज आ जाएगा. और उसके बाद आता है आइनोस्फेयर. तो आइनोस्फेयर किसका, मीजोपॉज के बाद आता है आइनोस्फेयर. तो ये देखो, ये यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, इसमें सब कुछ हमारा जो ऑक्सीजन जो आप ब्रीथ कर रही हैं वो सब इसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें है ना, और वाटर वेपर भी यहीं पर है. स्ट्रेटोस्फेयर में हमने क्या पाया, ओजोन्स पाए. मीजोस्फेयर में उसने नहीं बताया क्या पाया गया. फिर उसने बोला मीजोस्फेयर के बाद उसने बोला थर्मोस्फेयर है, जिसके अंदर उसने बताया यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर है आयोन्स, और आयोन्स रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. ये लिखा हुआ आयनोस्फेयर और ये लिखा रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. और इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, जहां पर मीजोस्फेयर के बाद जो थर्मोस्फेयर है, इसी में आयनोस्फेयर, यहीं पर कहीं आयोन्स पाए जाते होंगे, क्योंकि वो कह रहा है ना 80 से ऊपर है, 80 टू 400, और 80 टू 400 की जगह का नाम क्या है, थर्मोस्फेयर है. और थर्मोस्फेयर में पाए क्या जा रहे हैं, आयोन्स पाए जा रहे हैं, है ना. और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अर्थ का एटमोस्फेयर, और 400 के बाद जो लेयर है उसको कहते हैं एक्सोस्फेयर. और इसके बाद हम देखते हैं कि 6 एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट जो हमें पढ़ने चाहिए. व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? तो होता है टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन. समझ में? तो व्हाट आर द 6 एलिमेंट्स? टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन.